नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 बाल विकास। पार्ट नंबर आपका 19 है, 19वां पार्ट है। बाल विकास वर्ग 2-3 की बात करेंगे। आज टॉपिक रहेगा अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का टॉपिक रहेगा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके अन्य नामों से भी जाना जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। इन नामों से जाना जाता है। तो इस 7 PM में लाइव क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आपके अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के पूरे निचोड़ की, और इनसे संबंधित प्रश्न भी करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग इस लाइव क्लास में तैयार हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी को अच्छे तरीके से समझने के लिए बाय जायसवाल सर? चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो होगी वह सन 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित 3 व्यक्ति थे। पहले थे मैक्स वर्दिमर जो प्रवर्तक थे, दूसरे थे कोहलर जो प्रयोगकर्ता थे, और तीसरे थे कोफा जो सहयोगकर्ता थे। तो ये चीज़ों को आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि 3 व्यक्ति आपके जो हैं, तीनों को अलग अलग बताया जाए। तीनों प्रवर्तक, प्रयोगकर्ता और सहयोगकर्ता। प्रश्न आए, गेस्टाल्ट संप्रदाय के मैक्स वर्दिमर प्रवर्तक थे, कोहलर प्रयोगकर्ता थे, और कोफा क्या है, इस पर सहयोगकर्ता थे। तो प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर, प्रयोग किसने किया, कोहलर ने किया, और कोफा ने क्या किया, सहयोगकर्ता किया। तो यहाँ पे सहयोग किसने दिया, तो कोफा ने दिया। तो तीनों बातें जो है आपकी क्लियर हो गई। ये 3 गेस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो किस नाम से, गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के नाम से आपका जो है प्रसिद्ध हुआ है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? आपके मन में प्रश्न अवश्य आएगा कि ये शब्द जो आया है गेस्टाल्टवाद, इसका अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्टवाद का जन्म उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरुद्ध हुआ था। गेस्टाल्टवाद को मानने वाले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरोध में थे। इन्होंने अपने खुद का सिद्धांत दिया जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरोधी थे कौन कौन थे? तो ये तीनों थे गेस्टाल्टवादी। इन्होंने क्या किया, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को विरोध किया, और विरोध के बाद इन्होंने खुद का सिद्धांत दे दिया जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये भी कभी कभी पूछा जाता है गेस्टाल्ट जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समग्र आकृति या संपूर्ण आकार। तो गेस्टाल्ट का अर्थ अगर पूछा जाए तो समग्र आकृति या संपूर्ण आकार होता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ समग्र आकृति या संपूर्ण आकार होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा आता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का अर्थ क्या है। अब इस सिद्धांत का अर्थ की बात करेंगे। इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है, अर्थात वह समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है और पूरी समस्या के संपूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, या करते हुए अधिगम का कोई प्रतिक्रिया करता है। तो गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करते हुए सिद्धांत का प्रयोग किया। तो प्रश्न आ सकता है गेस्टाल्टवादियों ने चिंपैंजी यानी बंदर, किस नाम के बंदर पर प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करते हुए सिद्धांत का प्रयोग किया। यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है। इसको अन्य नाम से क्या, किन किन नामों से जाना जाता है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ साथ गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समग्र आकार या संपूर्ण आकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर के सिद्धांत इनके नाम से तो जाना ही जाएगा क्योंकि इन्हीं का सिद्धांत है। और पूर्णांश का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ गया पूर्णांश का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो गेस्टाल्टवादी हैं। तो पूर्णांश का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, समग्र या संपूर्ण आकार का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और अंतर्दृष्टीय सूच का सिद्धांत, ये 5 नामों से कोहलर का सिद्धांत जाना जाता है। अब बात आती है कोहलर का प्रयोग। तो हम बात करेंगे कोहलर के पहले प्रयोग की बात करेंगे। कोहलर ने भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया। उसे खाने के लिए कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि चिंपांजी की पहुंच से बाहर थे, यानी कितना भी कूद जाए चिंपांजी उन केलों को नहीं पा सकता था। और एक भूखा चिंपांजी था जो उसे केले की सख्त ज़रूरत थी, वो भी एक कैसे बंद कमरे में कर दिया था। खाने के लिए कमरे की छत जो ऊपरी सतह होती है, कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि चिंपांजी की पहुंच से बाहर हो। तो कमरे के कुछ दूरी पर कोहलर ने 3-4 खाली बक्से भी रख दिए थे। क्या रख दिए थे? 3-4 खाली बक्से रख दिए थे। ये बक्से किस लिए रखे गए थे ये भी हम बताएंगे। चिंपांजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो पाया। बार बार उछलता रहा, केला नहीं मिल पा रहा था। बेचारा करे क्या, अब बेचारा भूखा तो है, उसको भोजन चाहिए। कुछ समय बाद फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर उन्हें केले के नीचे ले गया, यानी बक्सों को क्या किया, धीरे धीरे केले के नीचे रखने लगा। उन बक्सों पर चढ़कर केलों को प्राप्त कर लिया। यह उसकी सूझी है, यह उसकी सूझ थी, यह उसका दिमाग था। उसने सोचा जिसने उसे केले प्राप्त करने में सफलता दी, इसलिए इसे सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चिंपांजी के समान बालक एवं व्यक्ति की भी सूझ द्वारा सीखते हैं। जैसे चिंपांजी ने सीखा उसी प्रकार बालक एवं व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं, ये गेस्टाल्ट वादियों का मानना है। अब बात आती है कोहलर के दूसरे प्रयोग की। शायद आप बहुत कम जानते होंगे। कोहलर के दूसरे प्रयोग की अगर बात करें, कोहलर ने अपने दूसरे प्रयोग में सुल्तान को ही लिया। उसमें इन्होंने सुल्तान को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स में थोड़ी दूर पर 2 कड़ियाँ डाल दी जो आपस में जुड़ सकती थी, तथा थोड़ी और दूरी पर केले रख दिए। सुल्तान केले प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफल ना हो सका क्योंकि वह बॉक्स के अंदर था। फिर उसने परिस्थित की संपूर्ण आकार को देखकर दोनों छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त कर लिया। यानी पिंजड़े के बाहर रखे केले को उसने क्या है, समग्र आकार का निरीक्षण किया, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रयोग द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास स्वयं नहीं करता है, अपितु मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। क्या करता है? इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास स्वयं नहीं करता है, अपितु मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब आता है दोस्तों अंतर्दृष्टीय सूच के सिद्धांत के संप्रत्यय की बात करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। दोस्तों यह सिद्धांत 5 संपत्तियों पर जो है कार्य करता है, 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है। 5 संप्रत्यय लक्ष्य जो एम्स होते हैं हमारे, बाधा हो गया, तनाव हो गया, संगठन हो गया और 5वां होता है पुनरुत्थान। ये 5 आपके संप्रत्यय हैं। आपके अंतर्दृष्टीय सोच के सिद्धांत के अगर संप्रत्यय पूछा जाए तो पहला लक्ष्य, फिर बाधा होगी, तनाव आएगा मानसिक, फिर आप कुछ चीज़ें सोचेंगे, सोचने के बाद संगठन उसमें करेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद पुनरुत्थान की बात आती। इसके बाद आता है कि ये अंतर्दृष्टीय सूच का सिद्धांत, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता तो कुछ तो होगी तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अंतर्दृष्टीय सूच के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अंतर्दृष्टीय सूच के सिद्धांत में विशेषता है अधिगम संज्ञानात्मक की। अधिगम अचानक होता है इसमें,
कोई सोची नहीं जाती। अधिगम इसमें क्या है, अचानक होता है। और अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती, यंत्रवत नहीं होती, क्योंकि जब अधिगम अचानक होगा तो प्रक्रिया यंत्रवत हो ही नहीं सकती, ये ध्यान देना है। तो अधिगम की प्रक्रिया इसमें यंत्रवत नहीं होती। अधिगम की प्रकृति कैसी होती, स्थायी होती। कोहलर के सूझ का जो सिद्धांत है, सूझबूझ का जो सिद्धांत है, इसकी जो विशेषता है कि अधिगम की प्रकृति क्या है, इसमें स्थायी होती। पांचवी इसकी विशेषता है कि अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ का अचानक होता है। मैंने क्या बताया, अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ क्या होता है, अचानक होती है। यहीं पर हम क्लियर कर चुके थे, अधिगम अचानक होता है, लेकिन यहाँ पे और क्लियर कर दिया गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ जो होता है वो भी आपकी अचानक होती है। तो यहाँ तक विशेषताएं आपकी क्लियर हो गई। अब आपकी बात आती है कारक की। अंतर्दृष्टि के सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारकों की बात करेंगे। ये कौन से कारक है जो अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर प्रभाव डालते हैं? तो प्रभाव डालने वाला जो पहला कारक आता है हमारा, प्रत्यक्षीकरण आता है। प्रत्यक्षीकरण अंतर्दृष्टि का मुख्य आधार है। यदि हम किसी समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे तो अंतर्दृष्टि विकास रूप से जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण कारक यह है कि यदि हम किसी समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं करते हैं, उसको जांचते परखते नहीं हैं, तो अंतर्दृष्टि विकार पूर्ण रूप से जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है बुद्धि। चिंपैंजी ने बुद्धि लगाया होगा, बॉक्स को रखा होगा, केले को प्राप्त किया होगा, छड़ी को जोड़ा होगा, फिर प्राप्त किया होगा। यानी बुद्धि भी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालती है, क्योंकि जो उच्च बुद्धि लब्ध वाले इंसान होते हैं, जिनका IQ लेवल 120 प्लस होता है, वे अपनी अंतर्दृष्टि विकास जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि निम्न बुद्धि वाले इंसान को अधिक समय लगता है, जिनकी बुद्धि लब्ध 100 से कम होती है, 90 से कम होती है, इनको क्या है, अधिक समय लगता है। अब तीसरी आती है समस्या की पहचान। भाई सब कोई समस्या होगी, उस समस्या की पहचान हम कैसे कर पाएंगे? तो समस्या की पहचान होना अंतर्दृष्टि विकास में अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यदि हम समस्या की पहचान ही अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो अंतर्दृष्टि विकास में बाधा आएगी। समस्या की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो अंतर्दृष्टि विकास में बाधा आएगी। चौथा महत्वपूर्ण कारक है अनुभव। अनुभव अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ा देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विकास होता है वह क्या करता है, बढ़ा देता है। किसी समस्या का हल ढूंढने में अनुभव का योगदान कुछ अलग ही होता है। अगर आपने 1-2 बार एग्जाम दिया तो आपके पास अनुभव होता है, आपने कुछ स्टडी किया होगा पेडागोजी में, कुछ आपको नॉलेज होगा, तो आगे जब हम पढ़ेंगे उस नॉलेज को लेकर साथ पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि अनुभवी इंसान किसी समस्या का हल जो है जल्दी ढूंढ लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन क्या है। जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसने क्या दिया है, तो इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका जन्म किस सिद्धांत पर हुआ, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। दूसरी क्या देन है, इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। तो प्रश्न आ सकता है समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का जन्म किससे हुआ है, तो आपके अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत से हुआ है। तो दो चीज़ें हैं जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन है। इसके बाद बात आती है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की कमियां क्या है। ये कमियां भी इम्पोर्टेंट है, कमियां या हानियां। तो इस सिद्धांत के प्रमुख कमियां हैं कि इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी कि यह अभ्यास का कोई स्थान नहीं दे रहा। अभ्यास को यहाँ पे कोई स्थान नहीं दे रहा। जो जीन पियाजे जी ने दिया है यहाँ पर कोई अभ्यास का स्थान नहीं। तो अभ्यास शब्द यहाँ पे आपकी कमी है। और इस सिद्धांत के अनुसार सूझ अचानक होता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक जीवन में आपके अचानक नहीं होगा, तो व्यवहारिक जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। तो दो बातें ये निगेटिव दी गई, इसमें कमियां दी गई हैं, तो दोनों बातों को ध्यान देना है। अब बात आती है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की कक्षा में शिक्षण की उपयोगिता क्या है। महत्वपूर्ण बात तो यह कि शिक्षण की उपयोगिता, तो शिक्षण की उपयोगिता में छोटे बालकों में जिनकी
बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वे सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत से सीखते हैं। जिनका नहीं हो पाता किससे सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वे सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत से सीखते हैं। तो दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। अगला जो पॉइंट है हमारा कि शिक्षा जगत में अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को समस्या का पूर्ण ज्ञान कराए, क्योंकि यदि समस्या का ज्ञान अपूर्ण रहेगा तो बालक में अंतर्दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। तो समस्या का पूर्ण ज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी बात हमें ध्यान देना है, कोहलर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण से अंशकीय और शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा कठिन समस्या को कई भागों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। तो कई समस्या को भागों में टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक है, विश्लेषण कर दिया जाए, ठीक है, एक भाग उसको 6 भागों में 10 भागों में तोड़कर टुकड़ों में, तो टुकड़ा क्या होगा? आसानी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कोई भी कठिन समस्या होगा तो उसको समस्या को कई भागों में बांट कर लें और उसे आसानी से हल करें। ये कोहलर के सिद्धांत की बात करेंगे। यही आपका पूर्ण से अंशकीय और शिक्षण सूत्र। इसके बाद आती है पूछे जाने वाले प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद कैसा शब्द है? तो ये जर्मन शब्द है। अर्थ पूर्ण आकृति और संपूर्ण आकार होती है। प्रतिपादक जो कौन है? तो वर्दीमर है। गेस्टाल्ट के प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है, जो हम बता चुके हैं। और संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। प्रश्न आता है समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। प्रश्न आता है अवयववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। प्रश्न आता है गेस्टाल्टवाद, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक नहीं हल होगा। ये गेस्टाल्टवाद का मानना है। प्रश्न आ गया कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, किसका मानना है? तो गेस्टाल्टवादियों का मानना है। और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपांजी पर प्रयोग किया था, कोई एक बंदर पर नहीं किया था, टोटल 6 बंदर पर। तो कुल 6 चिंपांजी पर जो है प्रयोग किया। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभी तक क्या क्या पूछे गए। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो कोहलर ने अपना जो प्रयोग है सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया। अगला प्रश्न है कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कोहलर जो है आपके जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आता है गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोफा और कोहलर है। तो तीनों को हमने ऑलरेडी बता चुका है और इनको गेस्टाल्टवादी या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। टीटी फैमिली शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से आप जुड़े हुए हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर राष्ट्रहित में शिक्षक की बात करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टीटी क्लासेज की बात करते हैं। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए हों। डेली 7 PM में आइए, लाइव क्लास के माध्यम से बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी को पक्की कीजिए, टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।